दूसरा तीसरा दिन है कि जब मैं आता हूं तो आप खड़े मिलते हो, दो तीन दिन इधर। हाँ, हमने ओम का नियम पढ़ा था। हमने किरचॉफ के नियम साई तक नहीं पढ़े हैं। आज हम किरचॉफ के नियम शुरू करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए किरचॉफ का नियम। आवाज नहीं भाई। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के हमारे पास अलग अलग नियम हैं। उन नियमों में एक है केसीएल और एक है केवीएल। हम सबसे पहले बात करते हैं जिस नियम की, उसे हम कहते हैं केसीएल। ठीक है। पहला नियम कौन सा है भाई? केसीएल। केसीएल का तात्पर्य क्या है? तो केसीएल का तात्पर्य है किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल का तात्पर्य क्या है? किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है। ओके। यानी कि ये हमारे पास धारा का नियम है जो विद्युत धारा के बारे में बताएगा। और इस धारा के नियम को हम कहते हैं प्रथम नियम। इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम नियम। पहला नियम कौन सा है? केसीएल। केसीएल हमारे पास कौन से सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुल आवेश का मान क्या रहेगा? नियत। आवेश ने तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट। जितना परिपथ के अंदर टोटल चार्ज है, चार्ज उतना ही टोटल रहना है। यदि एक जगह से डिस्चार्ज होगा तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा? चार्ज। ठीक है। इसका मतलब केसीएल ने यह कहा था किसी बंद परिपथ के किसी भी नोड पर, नोड किसे कहते हैं? जंक्शन को। जंक्शन किसे कहते हैं? जहां पर दो से अधिक शाखाएं मिलती है उसे हम कहते हैं नोड या जंक्शन। तो हम कहेंगे बंद परिपथ के किसी भी नोड पर धारा का बीज गणितीय योग शून्य होगा। इसका मतलब क्या है? जितनी धारा आएगी उतनी धारा चली जाएगी, तो वहां पर धारा का मान क्या रह जाएगा? जीरो। इट मीन्स आने वाली धारा बराबर, अच्छा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा होगी, तो नोड पर धारा का बीजगणित योग क्या हो गया? शून्य। क्योंकि जितनी धारा आई उतनी धारा चली गई। ठीक है। बंद परिपथ के किसी भी नोड पर धारा का बीजगणित योग शून्य होता है। हमारे पास केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ है। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? यानी कि इसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। अर्थात ये आवेश संरक्षण पर आधारित है कि बंद परिपथ के किसी भी नोड पर धारा का बीजगणित योग क्या होगा? शून्य। बंद परिपथ के किसी भी नोड पर धारा का बीजगणित योग क्या होगा? शून्य। इट मींस सिग्मा आई बराबर क्या होगा? जीरो। यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आने वाली धारा बराबर क्या है भाई? जाने वाली धारा। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा।
तो बीजगणित योग क्या हो गया? 0। करो नोट। एसएसबी हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन स्किल टेस्ट वीडियो। देखो कि कई बच्चे अलग अलग एग्जाम देते हैं, जैसे एसएसबी के वगैरह के, उनके एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं भोजनों के, क्योंकि कईयों को तो पता ही नहीं होता ऐसी कोई वैकेंसी आती है। जो ध्यान रखता है वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं। तो उसमें एक होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट इस बात की पुष्टि करता है कि आपके अंदर एज ए इलेक्ट्रिशियन की स्किल है कि नहीं है। और ये कोई वीडियो से तो कोई लेना देना रहेगा नहीं उसका, वो है प्रैक्टिकल ज्ञान से संबंधित। ये मल्टीमीटर है, ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर, ये प्रतिरोध, ये परिपथ है, इसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे हमारे पास आउटपुट आएगा, बल्ब को जलाने के लिए कैसे कनेक्शन करना पड़ेगा, जनरेटर को कैसे चालू करना पड़ेगा, मोटर को कैसे चालू करना पड़ेगा, ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज है। और वो वहां आपको पूछा जाएगा। तो उसमें वीडियो से क्या लेना देना है? वो तो आपको किसी कॉलेज के अंतर्गत जाके आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। हम्म। आई बड़ा है। हाँ। क्लियर हो गया भाई? हैं? समझो, आवेश संरक्षण होता क्या है? आपने जब आवेश पढ़ा था तो आवेश के 3 गुण पढ़े थे, पढ़े ना भाई? तो आप बताओ कौन से 3 गुण थे? बैठे बैठे बता दो, माता बताना है उत्तर। मेरा कोई उद्देश्य था ही नहीं आपको खड़ा करने का। आप बताओ भाई पड़ोसी, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप खुद बताओ। नहीं पता? हमने आवेश के 3 गुण पढ़े गए। पहला लिखा था आवेश एक संरक्षित राशि है। दूसरा लिखा था आवेश एक योज्य राशि है। तीसरा लिखा था आवेश एक क्वांटीकृत राशि। ये आवेश के हमारे पास 3 गुण थे। तो पहला गुण आवेश एक कौन सी राशि है? संरक्षित। उस समय हमने कहा था कि कुल आवेश का मान क्या रहता है? नियत। यानी कि हमारे पास जितना आवेश है उसको दूसरे में भेज सकते हैं, नया उत्पन्न आवेश नहीं होता। आवेश को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। यहां पर आवेश से ही हमारे पास क्या बनते हैं? विद्युत धारा। क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश से क्या होता है? उत्पन्न विद्युत धारा। और अब यहां पर यह कह रहे हैं कि किसी बंद परिपथ में किसी भी नोड पर धारा का बीजगणित योग 0 है। इसका मतलब जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है। कोई धारा नष्ट हुई क्या? कोई धारा उत्पन्न हुई क्या? तो इसका मतलब धारा क्या है? संरक्षित है कि नहीं है? और धारा का संरक्षण क्या कहलाया? आवेश का संरक्षण। क्योंकि आवेश से नहीं, धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। अब हम करते हैं एक सवाल।
इधर धारा आ रही है 5 एम्पियर, जा रही है 2 एम्पियर, एक जा रही है 6 एम्पियर, एक आ रही है आई, और एक जा रही है 3 एम्पियर। ठीक है, तो बताइए आई का मान क्या है। सवाल तो सिंपल है। तो आप कहेंगे सर आने वाली धारा बराबर, ठीक है भाई, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आ धारा कितनी रही है 5, और क्या रही है आई, जा कितनी रही है 2 प्लस 6 प्लस 3। तो आई बराबर क्या हो गया 11 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा 6 एम्पियर। क्लियर, करो नोट। लिख लिया। अब एक सवाल और दे देता हूं। एक आपके अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई है, तो आप में से कई जने फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन फॉर्म वही भरे जिसको ऐसा लगे कि मैं फिजिकली कर सकता हूँ, फिजिकल कर सकता हूँ। बाकी क्यों खोटी हो, बेफालतू की टेंशन क्यों पड़े। बात तो सीधी सीधी है ना भाई। जिसको लगे कि मेरे से फिजिकल होना ही नहीं है, वो क्यों फॉर्म भरे। फॉर्म वही भरे जिसको लगे कि मैं फिजिकल करने में सक्षम हूं और मैं कर लूंगा। अभी तो भले ही मैं नहीं कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कर लूंगा, कम से कम ये तो होना ही चाहिए। वही फॉर्म भरें, बाकी के माथा फोड़ी नहीं करें। ऐसे नहीं है फॉर्म भर दिया कि पास तो हो गया, अब दौड़ेगा कौन। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फेल होते हैं फिजिकल में, बहुत ज्यादा होते हैं फिजिकल में। ग्रुप डी का कोई फिजिकल नहीं होता, उसमें भी फेल हो जाते हैं। उसमें क्या फिजिकल है, कुछ नहीं है। और वो फेल हो जाते हैं जो छोरे गांव के हैं। इतना सा बाहर लेकर जाना है, वो वही नहीं जाया जा रहा है। मर जाओ फिर क्या करो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आरपीएफ के फॉर्म सोच समझ के भरे। आरपीएफ का फिजिकल ढंग का है, अच्छे लेवल का है? मैं आपको क्या कहूं, लगभग है ना, आपने देखा होगा कि 20 से 30% तो फेल ग्रुप डी में हो रहे हैं फिजिकल, जिसमें फिजिकल कुछ है ही नहीं। वो ये चाह रहे हैं तुम्हारे हाथ टांग सही होंगे, चेक कर लेते हैं। इसके अलावा थोड़ी ना उसमें खास कुछ नहीं है। एक आपको जाना है, फिर आपको 35 किलो वजन लेके जाना है। 35 किलो क्या होता है, क्यों नहीं लेके जाएगा। और इतना कोई जल्दबाजी में भी नहीं जाना, इतना कोई कम टाइम ही नहीं पड़ रहा। यहाँ फिजिकल अच्छा है, 4 फुट है ऊंची कूद, आंखें निकल जाए। 4 फुट ऊंची कूद में आसान थोड़ी ना है। प्रैक्टिस ढंग की, क्या प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस ढंग की। 4 फुट हाइट, 4 फुट तकरीबन तकरीबन यहाँ आता है। हाँ, तो कूदने वाले को थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है ना भाई, ऐसा थोड़ी ना है। आप जाके ट्राई करना, आप तो 2.5-3 फुट वाले हो।
कोई से मुश्किल से 3.5 फुट निकलेगा आप में सभी। 4 फुट तो बहुत बिरले हैं, ये रियल बात है। पहले पेपर है, लेकिन उसे लेना देना क्या है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसमें जीके, तो परीक्षा पास करने के लिए जीके पढ़ना पड़ेगा। जीके पढ़ना पड़ेगा तो इसका मतलब आप अपनी पूरी ऊर्जा लगाओगे, तभी तो जीके पढ़ोगे। 50 नंबर का आएगा जीके और साइंस। 7 नंबर की उसमें है साइंस के सवाल, पिछली बार 7 नंबर का है। 43 सवाल है जीके के। इसका मतलब जीके A to Z पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो जीके में ऊर्जा तभी लगाओ जब आगे आपको दौड़ने की ऊर्जा हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, लगाओ जीके पढ़ो, लेकिन वो पढ़ो जो दौड़ सके आगे। अभी तो परीक्षा पास कर लेते हैं, आगे देखेंगे। आगे क्या देखोगे, दौड़ी है, लंबी कूदी है, ऊंची कूदी है, सीना भी, चेस्ट भी है, चेस्ट को फुलाना भी है, यानी फिजिकली मापदंड तो सारे हैं। यदि वो आप कर सकते हैं तो माथा फोड़ी करना, नहीं तो माथा फोड़ी करने मतलब तो निकलेगा नहीं। ऐसे बहुत माथा फोड़ी करते हैं, जाके आ जाते हैं, परीक्षा पास करके क्या मिल जाता है। पास तो पूरा होना चाहिए ना, ये इसलिए कह रहा हूं। अरे कारण क्या है, कारण है ये कि सबको नई चीज अच्छी लगती है। अभी लोग, बच्चा घर बैठा है ना, उसको लगेगा बस अब आइए आरपीएफ की भर्ती, अब करेंगे तैयारी, ऐसा लगता है। हाँ, बहुत जनों को लगता है। अब आरपीएफ है ना, चली गई, उसके कोई घर में कोई फंक्शन वंक्शन था, काम वाम था, या दोस्त कहीं गया हुआ था, तो उसने कहा चल नहीं रहे, तो वो आरपीएफ को छोड़ेंगे। बाद में ग्रुप डी आएगी तो कहेंगे बस अब करेंगे तेरे, अब भाई ग्रुप डी। मैं कह रहा हूं लगेगा वही जो पहले से पढ़ रहा है। लगेगा कौन, जो पहले से पढ़ रहा है। जो एएलपी का एग्जाम देगा, टेक्नीशियन का दे रहा है, और उसका वही सिलेबस आगे जाके और पढ़ा है, तो वो एलपी टेक्नीशियन पास कर लेगा, वो तो पास कर लेगा। जो पास नहीं कर पाएगा वो ग्रुप डी देगा कि नहीं देगा, देगा। जो बाउंड्री पे रह जाएगा वो देगा ही। नए को कहां मौका दे इतना ज्यादा, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। ये रियलिटी है, पढ़ना बहुत पड़ता है। कट ऑफ आरपीएफ, मैं यही कह रहा हूं रे, तुम बात नहीं समझ रहे। मैंने एक दिन और भी कहा था क्लास में, 120 में से 119, 118 थी, 117, 112 कांस्टेबल की, 113, ये कट ऑफ गई थी। पिछली बार पेपर लिया था आरपीएफ खुद ने, अब की बार पेपर ले रहा आरआरबी। तो ये फिजिकली डिफरेंस है कि भाई पेपर कौन ले रहा है। पिछली बार किसने लिया था, आरपीएफ ने, अब की बार कौन ले रहा, आरआरबी। आरआरबी वही है जो एलपी का लेगा, फिर टेक्नीशियन का लेगा, फिर आरपीएफ का लेगा, फिर एनटीपीसी का लेगा अंडर ग्रेजुएट, फिर एनटीपीसी का ग्रेजुएट, फिर आरआरबी जेई का लेगा, फिर ग्रुप डी का लेगा, ये सब आरआरबी लेगा। है कि नहीं है। आज अरे आरआरबी के अंडर में टीसीएस है। टीसीएस किसके अंडर में है, आरआरबी ने ठेका दिया टीसीएस को। पैटर्न तो आरआरबी का ही कहलाया ना वो तो। पिछली बार आरपीएफ ने किसी अलग एजेंसी को दिया था अलग से, वो आरआरबी के अंडर में नहीं आया था। जो भी था साउथ की, तो क्या था वो, तो टेक्निकल हेल्पर का था, सतवती कंपनी थी टेक्निकल हेल्पर में, मतलब उन्होंने आरपीएफ ने किसी और को दिया। पेपर आउट हुआ था, बहुत चर्चा चली थी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, उस पेपर को देख के मैं आपको 5 जनों को एक साथ बैठा दूं ना, तो भी आपके 120 नंबर नहीं आए। 120 तो छोड़ो, तुम 10 जने एक बार बैठ जाओ एक टेबल पे, मैं लाके एक पेपर निकाल के अभी देता हूं, आपके 10 जनों के मिलकर 112 नहीं आए। 112, 118, 113 बहुत टिपिकल नंबर है। ग्रेटर देन 90% कैसे लाएं। जैसे मान लो एक सवाल मेरे से नहीं हो रहा, वो आपसे भी नहीं हो रहा, आपसे भी नहीं हो रहा, आपसे भी नहीं हो रहा, किसी हो ही नहीं रहा। मामला ये है कि नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, क्या हुआ।
करो सो। आसान सवाल है, उत्तर मुझे मत बताना, आप खुद ही सोल्व कर लो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वही फॉर्म भरे, वही उसमें ऊर्जा लगाएं जो फिजिकली करने का सामर्थ्य रखता हो। नहीं तो बेफालतू में क्यों जीके के माथापड़ी करनी। अपने पास भर्ती एलपी की, अपने पास भर्ती आएगी टेक्नीशियन की है, अपने पास भर्ती ग्रुप डी की आएगी, अपने पास वापस एलपी की आएगी, और ये सीक्वेंस लगातार चलता रहेगा। बट जो ढंग से पढ़ेगा वो टाइम पे नौकरी लग जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा इस सर्किल में आगे से आगे चलता जाएगा। है, और चाहे कोई भी हो, रेलवे की भर्ती होगी तो इंडिया जीके आएगी, राजस्थान क्यों आएगी? ये सिंपल सवाल है। एसएससी में किसकी आएगी? इंडिया की। जो सेंटर की भर्ती होगी तो जीके कौन सा पूछेगा? इंडिया का। मेट्रो में टेक्निकल, मैं अब भूल गया, उस दिन तो मैंने बताया था। मैं तो खुद माथा फोड़ी करके चेक करता हूँ पहले। वो कितने थे? 75, फिर 5 5 5 10, ऐसा कुछ मैंने नंबर का वर्गीकरण भी किया था। हाँ तो फिर वहीं देख लेना, तो क्यों माथा फोड़ी करवा रहा है मेरे से वापस? मैंने वो ढूंढना पड़ता है ना भाई। पेपर निकालता हूँ, फिर देखता हूँ कि किस में कितने कितने सवाल है, फिर मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको पूरा बताता हूँ। फिर अब मुझे एनी टाइम तो याद रहता नहीं ना वो। मैंने आपको यही कहा, अभी ये टेक्निकल की भर्तियां इतनी सारी एकदम माथे पड़ी हुई है। अब 75 आई थिंक, मतलब जहां तक मुझे सही याद नहीं है, होने यही चाहिए। मैंने उसमें बताया, तो मैंने ना पेपर देख के बताता हूँ मैं। पहले चेक करता हूँ पूरा पेपर, फिर मुझे मिला, फिर मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको पूरा बताता हूँ। फिर बताने के बाद मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैंने बता रखा है। आप वीडियो देख सकते हैं। ऐसे नहीं बताता, मैं आराम से पूरा पेपर चेक करता हूँ। 5 नंबर की होनी चाहिए। है, तो यार मेरा वीडियो देख, तो मेरे से परेशान ऐसे मत कर अब। मैं खुद निकाल के दे देता हूँ तुझे, क्योंकि वो पेपर का पैटर्न तो हर पेपर का अलग अलग होता है। तो लेटेस्ट लेटेस्ट का तो मैं ध्यान रखता हूँ, याद रहता है, बाकी सबका याद इन टाइम रहता नहीं है। 75 नंबर की इलेक्ट्रीशियन है, 5 नंबर की इंग्लिश है, 5 नंबर की मैथ है, 5 नंबर की रीजनिंग है, 10 नंबर की जीके, 100 नंबर का पेपर होगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का पेपर है। अब और कुछ मत पूछना। सब बता दिया ना? एमपी पीजीसीएल, ये हाँ ये आ गए उत्तर भाई। 9 एम्पियर की धारा है। कितने एम्पियर की धारा है भाई? 9 एम्पियर की धारा है। 9 में से इधर कितने गए? 7, तो इधर कितने जाएंगे? कोई है जिसको दिक्कत है? सबको आ गए समझ में? अब यहां कितने गए? 7, यहां तक कितना है भाई? 7 ये, 7 में से इधर कितने गए? 3, बाकी के 4 एम्पियर इधर जाएंगे। यहां पर कोई तकलीफ है क्या? ठीक है। इधर से कितना आ रहा है? 2, इधर से क्या आ रहा है? 4, दोनों मिलकर इधर जाएंगे कितने? कोई समस्या? बस लिख लो। आरपीएफ रनिंग इज वेरी हार्ड। आरपीएफ रनिंग हार्ड होती है, लॉन्ग जंप भी हार्ड होता है, 14 फीट है, हाई जंप भी 4 फीट है, अच्छे खासा लेवल का है। दिल्ली पुलिस में कम होता है, दिल्ली पुलिस 3.5 फुट होता है हाइट। फीमेल के लिए 3-3 फुट होता है, वो तो दोनों बराबर ही है।
3.5 फुट होता है ना हाइट, दिल्ली पुलिस में 3.5 फुट है ना। दिल्ली पुलिस में ऊंची कूद कितनी है? 3 फुट 9 इंच। हाँ तो इसमें 4 है। अच्छा इसमें ऐसा ही कितनी नो है? ऐसा ही कि तो सीटें कितनी है? 200 250 होगी, 400 होगी। हो गए भाई। तो दिल्ली पुलिस का फिजिकल किसके पास किया हुआ है? किसी के नहीं। कोई है जिसके कोई फिजिकल पास किया हुआ हो? किसके? आईटीबीपी के? आरबी ऑर्डिनेंस? ओके। तो आईटीबीपी में क्या क्राइटेरिया, क्या है? लंबी कूद कितनी है? लंबी कूद ऊंची 3 फुट 9 इंच है, और वो है 12 फुट। वो लंबी कूद 14 फुट, ठीक है। आपके? तो आप कर सकते हैं, मतलब सक्षम हैं। ग्रुप डी में कुछ नहीं, बहुत आसान है। कुछ नहीं, मतलब आरपीएफ की तुलना में 10% है। जिसका थोड़ा सा आगे, थोड़ी सी हरकतें ठीक है वो कर लेता है। जिसने कभी, जैसे मान लो कई आप देखेंगे ना गांव में, अब आजकल तो क्या है कि मामला ऐसा हो गया है कि अब जो नई जनरेशन में गड़बड़ है। पहले पहले तो क्या होता है कि हमारे टाइम तो सुबह सुबह घर वाले निकाल देते थे कि तुम दौड़ के आओ फिर दूध पीना तुम, ठीक है ना। तो दौड़ना पड़ जाता था ऐसे ही, क्योंकि उस समय गांव में ज्यादातर क्रेज यही रहता, फौज का, पुलिस का। अब आजकल क्या है कि इंजीनियर बनने लगे हैं, डॉक्टर बनने लगे हैं, मतलब ये सही बात है, ये विकासित है। लेकिन इसलिए आजकल क्या है कि सबसे ज्यादा फोकस है पढ़ाई पर। उस समय फोकस पढ़ाई पर नहीं था कि भाई पुलिस वुलिस में लग ही जाएगा, दौड़ ओड़ लेगा। तो पढ़ाई को सेकेंडरी मानते थे, फिजिकली को प्राइमरी मानते थे, ये सामान्यतः धारणा थी। तो हर कोई बच्चा मतलब दौड़ने में ठीक ही होता था। और ज्यादातर जैसे आर्मी की दौड़ होती थी तो गांव में 15 20 30 जन एक साथ ही जाते थे, दौड़ने जा रहे हैं। आजकल तो एक एक दो दो तीन तीन जा रहे हैं। अब तो अग्निवीर आगे कोई जा भी नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा है। तो ना, अब उसमें क्या है कि दौड़ लेते थे उस समय वाले। आजकल क्या है कि आप देखना नए वाले कुछ बच्चे हैं, उनसे थोड़ा सा तेज चला जा रहा है ना, उसमें सांस फूल जाती है। ज्यादा तेज नहीं चला, उनके पैर ये ना, ये कदम की दूरी भी ज्यादा नहीं हो रही, छोटे छोटे कदम रहे हैं। आप ट्राई कर लेना, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। ये ऐसा हो गया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उनके लिए थोड़ी डी ग्रुप भी टफ पड़ जाती है। आप सोचो, एक बंदे ने बहुत मेहनत की, मान लो कोई भी एग्जाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक को जानता हूं, उसने वन रक्षा के लिए बहुत पढ़ा, वन पाल वन रक्षा के लिए, और वो बॉल नहीं फेंक पाया। उसमें गोला फेंकना पड़ता ना, वो गोला नहीं फेंक पाया। लास्ट में रिजल्ट क्या होता? 0। किसके कारण रहा? गोला फेंकने के कारण। अब गोला क्यों नहीं फेंक पाया? क्योंकि उसने कभी फेंका ही नहीं। अच्छा गोला फेंकना जरूरी नहीं, उसने कभी भाटे ही नहीं फेंके। गांव में पहले वाले के ठीक है, वो गोपी गोपन चलाते थे, तो उससे भी प्रैक्टिस रहती थी। कई तालाब में कई बार भैंस नहीं निकलती थी तो भी भाटा फेंकना पड़ता था। तो ऑलरेडी प्रैक्टिस ठीक ठाक रह ही जाती थी, बाई में प्रैक्टिस हो जाती थी। आजकल वालों को कोई कोई प्रैक्टिस है ही नहीं। आजकल घर घर न लगे तो भैंस बाहर जा ही नहीं रही ज्यादा। पहले लेके जानी पड़ती थी नहीं। पहले आप भले गांव में कितने भी कैसे भी आदमी हो, आपको आपकी एक उम्र होती थी कि 9वीं 10वीं क्लास में आते हो तो भैंस को पानी पिलाना आपको लेके जाना है। ये ये सिंपल है, ठीक है ना, क्योंकि घर वाले खेती का काम करते थे। तो उस समय आपको होता था कि अब आप इतने तो बड़े हो गए हो कि भैंस तो वापस ला ही सकते हो, तो अब आपकी ड्यूटी हो गई है। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे भाई फिजिकल तो सब तरीके से होता है ना। मेरी समस्या क्या है? हमारी समस्या होती नहीं ना, हमारी समस्या थी नहीं, हमने देखो कि चीजें सुधार करके दी है। और मैं तो खुद कहता हूं कि व्यक्ति को फिजिकली थोड़ा बहुत एक्टिव रहना चाहिए। फिजिकल तो एक्टिव रहना ही चाहिए, है।
मैं सुबह सुबह वर्कआउट तो क्या, तुम पढ़ा तो नहीं देर, इतना पढ़ाता हूँ वर्कआउट वही हो जाती है। और वैसे थोड़ा सा मैं ठीक ही रहता हूँ, इतना ज्यादा तो मैं होता नहीं मोटा। मेरा वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है, फिर मैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाता हूँ, फिर थोड़ा ठीक हो जाता है, मैं कहता हूँ अब चलने दो। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या 12-13 घंटे के लोड हो गए ना। है? क्या? हाँ, सीढ़ियाँ तो बहुत ज्यादा है। अब हम लड़ते हैं केवीएल। बात फिजिकल की ध्यान जरूर रखना भाई, बिना फिजिकल है जो इन परीक्षाओं के लिए लेना देना है नहीं। मेरा कहने का पूरा सार यही था, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है। ये जो हमारे पास कौन से सिद्धांत पर आधारित है भाई? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो आप कहेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है भाई, ओके। अब दूसरा हमारे पास है केवीएल में कि किसी बंद परिपथ में विभव का किसी बंद परिपथ में विभव का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई? विभव का बीजगणित योग शून्य होता है। ये हमारे पास कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है? ये हमारे पास ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। और इसमें किसी बंद परिपथ में विभव का बीजगणित योग क्या होगा भाई? तो विभव का बीजगणित योग शून्य होता है। इट मीन सिग्मा वी बराबर क्या हो गया? 0। और सिग्मा वी बराबर 0, तो वी बराबर क्या होता है? आई आर। तो आई गुणा आर बराबर भी क्या हो गया? 0। इसका मतलब जितनी हमने सप्लाई दी है उतना लोड ने ले लिया। मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई दी, 2 बल्ब लगाए बराबर माप के, तो सप्लाई दी तो 12 वोल्ट, दोनों ने 6-6 वोल्ट ले लिए, हो गए 12 वोल्ट पूरे। तो यानी कि जितना स्रोत विभव है उतना ही ड्रॉप विभव होगा। ड्रॉप का मतलब लोड पर। तो स्रोत विभव किसके बराबर होगा? ड्रॉप विभव के बराबर। स्रोत विभव किसके बराबर होगा? ड्रॉप विभव के बराबर। ठीक है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। ओके, अब हमारे पास जब इसको केवीएल को पढ़ते हैं उससे पहले एक चीज हमें ध्यान से देखनी है। यदि कोई भी अवयव लगा हुआ है
और प्लस के सिरे से धारा बाहर निकल रही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? स्रोत। स्रोत क्या करेगा? शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। स्रोत क्या करता है? स्रोत शक्ति प्रदान करता है। यदि प्लस वाले सिरे पर धारा आएगी तो ये हमारे पास क्या होगा? लोड। लोड क्या करेगा भाई? शक्ति खपत करता है। लोड हमेशा शक्ति खपत करता है, स्रोत हमेशा शक्ति प्रदान करता है। क्लियर है मामला? चलो भाई अगला देखें। नेक्स्ट हमारे पास एक मैं सवाल देता हूं, उस सवाल में उत्तर बताने से इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास केवीएल कैसे लागू हुआ। ये प्लस ये माइनस, ये 20 वोल्ट है, इसमें धारा ज्ञात करनी है। और यदि ये हमारे पास 2 ओम है और ये 3 ओम है, उत्तर 4 एम्पियर है। उत्तर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपको केवीएल समझना ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। तो अब ये तो आपको सवाल दे दिया, जब आप इसमें केवीएल लागू करेंगे तो ये जो प्रतिरोध, ये लोड एक स्रोत है, लोड है, और लोड में जहां धारा प्रवेश करेगी निशान क्या होगा? बाहर निकलेगी तो, और यहां धारा प्रवेश करे निशान प्लस, बाहर निकल रही तो। बात क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर लगाइए आप केवीएल, तो आप तो बाहर निकलने वाला चिन्ह लेना सभी में, ठीक है। इसमें बाहर निकलने वाला चिन्ह कौन सा लिया भाई? प्लस है। बाहर निकलने निशान कौन सा? प्लस। प्लस का 20। इसमें बाहर निकलने निशान कौन सा है? माइनस। वोल्टेज करना ना, तो V बराबर क्या होता है? आई आर। आई तो आई है और आर का मान कितना है? 2, ठीक है। और इसमें आगे लोग निशान क्या आएगा? बाहर निकलने वाला माइनस आई आर। आई तो आई और आर का मान कितना है? 3, बराबर क्या हो गया? 0। तो बताइए 20 तो 20 है, ये उधर गया तो 2i प्लस का कितना हो गया? 3i। 2i और 3i कितना हो गया? 5i। तो बताइए i बराबर क्या हुआ? 20/5 बराबर क्या आएगा? 4 एम्पियर। आपको ये निशान लगा के ये इक्वेशन लिखनी समझ में आई कि नहीं आई? है? यही नहीं आई, यही तो समझ नहीं थी। 20 आया कि नहीं आया? 20 के निशान आपने प्लस का क्यों लगाया बताओ? बाहर निकलना। अगले में बाहर निकलना निशान इसमें कौन सा है? माइनस है। और v बराबर क्या होता है? आई आर। आई तो आई लिख दिया, आर का मान कितना है? 2। और यहां पर निशान क्या है? बाहर निकलना माइनस आई आर, आई गुणा 3 बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि बीजगणित योग विभव का क्या होता है? 0, तो बराबर 0। अब पक्षांतरण किया तो उधर गया कि नहीं गया? प्लस का हो गया।
लिखो। ट्रेड को पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपने यहाँ पढ़ा है, बहुत बढ़िया है, घर जाके इसको वापस पढ़ो, आपको ट्रेड बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, कोई तकलीफ प्रदान करेगी नहीं। लिख लिया? ओके, अगला सवाल देते हैं, उसको भी आराम से आप देखना। करोगे? हो गया? कोई तकलीफ नहीं है? चलो, अब देखिएगा भाई, ये आपका देखिए, यहां पर निशान प्लस का, बाहर निकलने वाला माइनस का, प्रवेश करने वाला प्लस का, बाहर निकलने वाला माइनस का, तो बाहर निकला तो यहाँ प्लस का चॉइस आया कि नहीं आया? माइनस, इसमें क्या आएगा भाई, धारा आई मान लूं, तो आप कहेंगे अभी बराबर आई आर, आई गुणा क्या हो जाएगा 3, उधर क्या होगा माइनस का आई गुणा 5, बराबर क्या हो जाएगा 0।
5 और 3 कितने आई हो गए भाई? 8 आई। 8 आई। तो बताइए आई बराबर क्या है? आई बराबर 24/8 बराबर 3 एम्पियर। कितने एम्पियर हो गए भाई? 3 एम्पियर हो गया। क्लियर? अब हमारे पास क्या पूछा? वोल्टेज V2 क्या है? देखो V2 में प्लस माइनस और अपने प्लस माइनस सेम ही है, तो V2 बराबर IR करो। तो बताओ I का मान V2 बराबर क्या करोगे? I गुणा R क्या हो गया? R2 हो गया ना भाई। I का मान कितना है? 3। R2 का मान कितना है? 5। 5 3 वोल्ट कितना हो गया? 15 वोल्ट। है? कोई भी सवाल है आराम से हल हो जाएगा, बस लॉजिक ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल मैं आपको और दे देता हूं। ये लिख लिया? लिख ही लिया होगा। नहीं लिखा तो भाई बाद में लिख लेना, मुझे क्या पता। आपको क्या लगता है कि पहले आप बोलोगे नहीं बाद में बोलोगे मैं वापस निकालूंगा? मैं नहीं निकालूंगा। हाँ हाँ, फिर क्या होता है तो? प्लस माइनस। ये वोल्टेज है 20 वोल्ट। 20 क्यों करें, इसको भी 24 ही कर देते हैं। ये हमारे पास है 2 ओम, ये है हमारे पास 4 ओम। ये माइनस और प्लस V1, ये प्लस और माइनस V2। और सवाल मेरा यही है कि V1 और V2 का मान बताओ। बताइए V1 और V2 का मान क्या है? बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे भाई इधर से धारा जाएगी, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा और ये प्लस होगा और ये लोड में धारा प्रवेश करेगी, तो निशान कौन सा होगा? प्लस का। प्लस से ही धारा प्रवेश करेगी। अब आपने यदि गलत किया है, इसीलिए मुझे समझाने के लिए सवाल दिया है कि आप कहीं इन निशान के भरोसे नहीं रहे। ये निशान है वोल्ट मीटर के कि लाल तार किधर जोड़ा, काला तार किधर जोड़ा। अब तार को चेंज भी कर सकते हैं। ये तो वोल्ट मीटर है। V1 और V2 तो क्या बताएगा? वोल्टेज किसकी सहायता से? वोल्ट मीटर। एक्चुअल में तो यही लगेगा चिन्ह तो। अब बताओ क्या निकला भाई? प्लस का 24, माइनस का I गुणा 2, माइनस का I गुणा 4 बराबर 0। 24 बराबर क्या हो जाएगा भाई?
2i प्लस 4i बराबर कितना है 6i। 24 बराबर क्या हुआ 6i। i बराबर क्या हुआ 24/6 बराबर कितना एम्पियर आया 4 एम्पियर आया। अब बताइए V1 का मान क्या है। आप कहेंगे निशान उल्टे हैं कि नहीं है, माइनस क्या कर दो V बराबर IR। I कितना है 4 गुणा 2 बराबर माइनस का 8 वोल्ट। और V2 का निशान चिन्ह सेम है कि नहीं है, ये भी प्लस और ये भी प्लस। V बराबर IR 4 गुणा 4 तो ये हमारे पास क्या हो गया प्लस का 16 वोल्ट। ये सवाल आया हुआ है, चेक कर लेना, परीक्षा में पूछा हुआ है। V1 और V2 तो वोल्ट मीटर है, आपने लाल पीला तार इधर उधर कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना धारा ऊंधी हो जाएगी, ये तो वोल्ट मीटर का मामला है। एक्चुअल तो यही मामला है, ठीक है। यस।